So we'll go ahead with next topic. In the last session we have seen emotional EMF. तो अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने मोशनल ईएमएफ स्टार्ट किया था। मोशनल ईएमएफ मतलब व्हेन यू मूव अ कंडक्टर थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस। और क्योंकि फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंज हुआ तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हिच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें दो टाइप के मोशनल ईएमएफ है, एक है ट्रांसलेशनल, एक है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल ईएमएफ में मतलब ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड में दो टाइप के डायरेक्शन मैंने आपको बताए थे कि वी विल फाइंड आउट व्हाट इज ट्रांसलेशनल ईएमएफ बाय टू डिफरेंट मेथड्स। एक हमने इन डिटेल लास्ट सेशन में देखा था और अभी वापस ट्रांसलेशनल ईएमएफ देखेंगे बट विथ अ डिफरेंट अप्रोच। दोनों अप्रोच सही है, नथिंग इज रॉन्ग। सिर्फ पहला अप्रोच थोड़ा सा डिटेल्ड अप्रोच था, उसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्मूलाज आप डिराइव करते हो वो आपको सीईटी जेईई नीट के लिए काम में आते हैं। तो लेट अस अगेन डिराइव ट्रांसलेशनल ईएमएफ। इसका सिर्फ नाम है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर, नोट्स में इतना ही है। दिस इज एक्चुअली ट्रांसलेशनल ईएमएफ। सिर्फ नोट्स में मैंने लिखा है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, तो वी विल कॉल दिस एज ट्रांसलेशनल ईएमएफ। we will basically find out translational EMF via method number 2 now। तो जो मेथड 1 था और जो मेथड 2 है उसमें हाफ पार्ट सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि पहले मेथड में एक कॉइल था हमारे पास, आई थिंक PQRS उसको बोला था, उसका एक छोटा सा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था। इस केस में वैसा नहीं है। तो नाउ व्हाट वी हैव इज, हमारे पास अभी यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है which is a cross magnetic field, मतलब going inside the plane of board। तो हमारे पास एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है which is going inside the plane of board। तो ऐसा क्रॉस्ड फील्ड है। then we have a coil again। सिर्फ मैं नाम चेंज कर दूंगा कॉइल का, दिस टाइम आई विल कॉल दिस एज ABCD। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये जो कॉइल है हमारे पास ABCD, इसका तीन साइड जो है वो फिक्स है और एक साइड जो है वो मूविंग है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, इट कैन स्लाइड। तो लेट अस टेक वन साइड, दिस साइड टू बी फ्लेक्सिबल, इट कैन मूव। तो पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये था A, लेट अस से दिस इज B, लेट अस से दिस इज C एंड दिस इज D। अभी आई जस्ट कीप द नोटेशन एज पर योर नोट्स। तो नोट्स में जो नोटेशन दिया है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। आई हैव कॉल्ड दिस एज A, this as B, this as C and this as D। तो this is a little different case जिसमें सिर्फ इतना है कि पूरा का पूरा कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ एक साइड स्लाइडर है। तो वी कैन टेक दिस आउट और इन, हम लोग इसको इन आउट कर सकते हैं, दैट इज द आइडिया। पिछले केस में पूरा का पूरा जो कॉइल था हर एक साइड फिक्स था, तो जब आप कॉइल को बाहर निकालोगे तो पूरा कॉइल ही बाहर निकलेगा। इस केस में जब आप एक साइड को मूव कर रहे हो तो BC साइड इज द ओनली साइड विच विल मूव, अदर साइड्स विल रिमेन फिक्स। देन तो विल स्टार्ट विद दिस। तो हमने एक कॉइल कंसीडर किया ABCD, आउट ऑफ विच 3 साइड्स आर फिक्स्ड एंड ओनली वन साइड इज मूवेबल। तो कंसीडर, थोड़ा सा लिखूंगा मैं लिटिल बिट। कंसीडर अ कॉइल ABCD placed inside a uniform magnetic field, going inside the plane of board, आपके केस में प्लेन ऑफ पेपर, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो प्लेन ऑफ बोर्ड। इसके 3 साइड्स फिक्स है, कौन से? एक AB, एक DA और एक CD। AB, DA एंड CD are fixed while BC can move। लेट अस से ये जो साइड DA है इसके लेंथ को मैं मान लेता हूं ये L है, और ये जो साइड AB है
इसका लेंथ है लेट अस से x। तो नोटेशन भी मैं सेम रख रहा हूँ, पिछले केस में भी हमने इसको x बोला था, तो लेट अस से दिस इज x बराबर। तो व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल b bar dot a bar which is ba cos theta, theta is again 0, तो a क्या है l into x, so therefore the initial flux linked with the coil is, therefore initial flux linked with the coil, linked with the coil is phi equal to b bar dot a bar which is equal to ba cos of 0, where 0 is the angle between area element and magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और एरिया का डायरेक्शन भी हम लोग एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालते हैं। तो ये जो एरिया है इसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितना है, 0 है, तो cos 0। therefore फ्लक्स y इक्वल टू b इंटू a, लेकिन a क्या है आपको पता है, BLX, तो therefore फ्लक्स इज इक्वल टू BLX, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब ये जो साइड BC था, ये साइड मूवेबल साइड है, इसको हम लोग बाहर की तरफ निकालेंगे विथ वेलोसिटी v। तो लेट अस मूव साइड BC आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v बार, तो वेलोसिटी v से इसको बाहर निकालेंगे। सो लेट अस मूव साइड BC outside the field, outside the field with velocity v, with velocity मतलब with speed v, with velocity v। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हो तो क्या होता है, फ्लक्स चेंजेस, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देयरफॉर द फ्लक्स linked with the coil changes, linked with the coil changes। The rate at which the flux change is, the rate of change of flux is given by d phi by dt, the rate of change of flux is, तो मैंने आपको बताया था कि आधा पार्ट तो सेम ही है, यहां तक सेम है, d dt ऑफ phi, phi क्या है, BLX। कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट है B, कांस्टेंट है L, बट x इज चेंजिंग, तो dx by dt, लेकिन dx by dt क्या है, वेलोसिटी, तो BLV। गुड, तो देयरफॉर d phi by dt is equal to BLV, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सेम अप्रोच है, इक्वेशन नंबर 2 तक अप्रोच सेम है। कॉइल में डिफरेंस है डेफिनेटली, वहां पे एक सिंगल कॉइल था जिसमें चारों साइड फिक्स थे, यहाँ पे एक सिंगल कॉइल है जिसमें 3 साइड फिक्स है और एक साइड मूविंग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ तक सब सेम है। अब सिंस, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, सिंस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट हो गया इंड्यूस, तो सिंस flux linked with the coil changes, hence an EMF is induced। Since flux linked with the coil changes, hence an EMF is induced। Therefore also a current is induced in the coil, a current is induced in the coil, and therefore charges start moving, charges start moving। देखो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होना, फ्लक्स का चेंज होना मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब करंट इंड्यूस होना, करंट मतलब क्या, चार्जेस स्टार्ट मूविंग। तो अब एक काम करेंगे, लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक चार्ज था, सम चार्ज Q, ये Q चार्ज था लेट अस से यहाँ पे C पॉइंट पे, तो देयर इज अ चार्ज एट पॉइंट C, द चार्ज इज Q। ये जो चार्ज है ये Q चार्ज है, ये कहाँ पे है, ये C पॉइंट पे है।
So this charge Q is at point C. Let us say this charge at point C starts moving towards B. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट C to B है, और अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम लोग कॉइल बोल रहे हैं तो कंडक्टर है ये, कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस होते हैं मूवेबल, मूविंग चार्जेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है, और ये इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी, सी टू बी, तो फिर करंट का डायरेक्शन होगा उल्टा, बी टू सी। तो फॉर द टाइम में हमको इतना डिटेल में जाना नहीं है, हमको सिर्फ बोलना है कि एक चार्ज है, सम चार्ज क्यू, एक चार्ज का क्यू, वो कहाँ पे है, वो सी पॉइंट पे है, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ तो इट स्टार्ट्स मूविंग। करंट मतलब मोशन ऑफ चार्जेस बेसिकली। सो लेट अस से let a charge q at point C starts moving। अभी जो चार्ज q है ये मूव होना स्टार्ट अगर होगा तो वहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड है। अगर आपको याद होगा कि आपके पास अगर एक चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा होगा तो उस पर क्या एक्सर्ट होता है, फोर्स, विच इज गिवन बाय, मैंने चार्ज बोला, मैंने करंट नहीं बोला, q v bar क्रॉस v bar, right? So let a charge q at point starts moving, and since this charge moves in an external magnetic field, hence it experiences a force, experiences a force given by F bar equal to Q V bar क्रॉस B bar। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज जा रहा है डाउनवर्ड्स, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो एंगल कितना है 90। तो हियर थीटा इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये आपको मिल गया फोर्स विच इज क्यू वी बी। तो आपके पास फोर्स का एक इक्वेशन है। देखो अल्टीमेटली तुमको फाइंड क्या करना है, आपको या तो लेंज लॉ डिराइव करना है या फिर फैराडेज सेकंड लॉ। मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशनल ईएमएफ, जिसको आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स में बोला है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, उसमें आप फाइंड ट्रांसलेशनल ईएमएफ ही कर रहे हो। तो दो अप्रोच क्यों थे, क्योंकि जो पहला अप्रोच हमने कल देखा था उसमें हमने लेंज लॉ प्रूव किया, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये दूसरा अप्रोच है, यहाँ पे हम लोग फैराडे सेकंड लॉ को प्रूव कर सकते हैं, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब E इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। अल्टीमेटली हमने अभी तक कहीं पे भी ईएमएफ की बात नहीं की, तो ईएमएफ इक्वेशन में कहाँ से आएगा, कल भी यही सिचुएशन था लास्ट टाइम जब हमने डिराइव किया। ईएमएफ लाने के लिए हमने वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज किया था, यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर आपको याद है कल हमने बोला था कि इफ यू रिमेम्बर वर्क डन फाइंड किया था हमने कल, वर्क डन इन मूविंग द कॉइल आउटसाइड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। एफ क्या था, बी आई एल, वहां पे एफ क्या था, बी आई एल, क्योंकि तुम वहां पे करंट की बात कर रहे थे। यहाँ तुम बोल रहे हो कि करंट है इसलिए चार्जेस मूविंग है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मोशन ऑफ चार्जेस की। तो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ चार्जेस। तो तुम वापस से यहाँ पे वर्क डन फाइंड करोगे, लेकिन वर्क डन इस बार वर्क डन नॉट इन मूविंग द कॉइल आउटसाइड बट द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट सी टू अनदर पॉइंट बी, क्योंकि जो चार्ज था वो चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी टू बी। So the work done in moving charge from C to B is the work done in moving charge Q from C to B is, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स हमने अभी फाइंड किया, फोर्स इज एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल। क्यों एल? क्योंकि चार्ज कहां से कहां गया, सी से बी, लेकिन सी से बी डिस्टेंस कितना था, एल था। तो यहाँ पे चार्ज मूव हुआ क्यू फ्रॉम सी टू बी, displacement is L, F is equal to Q V B into L. So therefore work done W equal to Q V B L. Equation number 3 let us say. हमको चाहिए EMF। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में लिखा था। इसका मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो व्हाट इज ईएमएफ, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ईएमएफ इज वर्क डन अपॉन चार्ज। बट वी नो दैट what do you know is simple, EMF E, work done upon charge, work done is Q V B L upon Q, Q Q हो गया कैंसल। तो you have E equal to VBL मतलब BLV, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से BLV क्या है, d5/dt, और इक्वेशन नंबर 4 से BLV क्या है, E। Therefore from equation number 2 and 4 E equal to d5/dt हो गया। ये भी एक मेथड है जिससे आप शो कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। क्या डिराइव किया हमने यहाँ पे, फैराडेज सेकेंड लॉ। सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन हम ला सकते थे लेकिन हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ फाइंडिंग आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक अप्रोच हमने कल देखा था, एक अप्रोच हमने आज देखा है। तो इसके हम क्विकली हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। वी विल सी स्टेप्स एक्सट्रीमली क्विकली। सबसे पहले हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन बोर्ड। So this is a magnetic field which is going inside the plane of board. Okay. और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक कॉइल है, लेट अस से ABCD। इस कॉइल के 3 साइड्स जो है वो फिक्स्ड साइड्स है, और सिर्फ एक ही साइड है जो मूविंग है, which can slide basically। इसको देते हैं कुछ नाम A B C एंड D। तो सिर्फ एक साइड ऐसा है जो मूवेबल साइड है, स्लाइडिंग है, इट कैन स्लाइड। जैसे स्लाइड होगा तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन तुम उस साइड को अंदर की तरफ मूव कर रहे हो कि बाहर की तरफ मूव कर रहे हो। तो ये जो साइड है, कौन सा साइड, ये AD साइड, इसका लेंथ ले लेंगे L। और ये जो साइड है AB, जितना भी इसका लेंथ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसको बोल देंगे X। ये आ गया X। इसके बाद हमने देखा व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, B बार डॉट A बार, B बार डॉट A बार which is equal to BA cos of angle between B and A। B बार is going inside, और एरिया का डायरेक्शन, एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालते हो। तो ये जो एरिया है ABCD, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी जाएगा इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड भी है इनसाइड। तो एंगल कितना है, 0। तो फ्लक्स कितना आ गया, BA। लेकिन A क्या है, LX। तो यू हैव phi इक्वल टू BLX। नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब हमने इस साइड को, इस साइड BC को बाहर मूव करना स्टार्ट किया विथ वेलोसिटी V। जैसे ही तुम इसको बाहर की तरफ स्लाइड करोगे विथ वेलोसिटी V, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। और अगर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तो वहां पे EMF इंड्यूस होगा, वो बाद में आएगा। लेकिन पहले तो एज यू मूव दिस साइड, कौन सा साइड, BC, outside flux link with the coil changes, and the rate at which the flux changes is d∅/dt। So d dt of B into L into X, तो BL dx by dt। तो आपको मिल जाएगा d∅/dt इक्वल टू BLV, इक्वेशन नंबर 2।
तो ये हम हमारे काम का है, तो इक्वेशन नंबर 2 हम रखते हैं। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस होना मतलब चार्जेस का मूव होना स्टार्ट होना। तो एज सून एज यू मूव साइड बी सी आउटसाइड, जैसे ही आपने साइड को आउटसाइड मूव किया, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, एंड सिंस फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस देयर इज अ करंट इंड्यूस इन द कॉइल, एंड सिंस देयर इज अ करंट इंड्यूस इन द कॉइल चार्जेस स्टार्ट मूविंग। क्योंकि करंट मतलब मोशन ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास मान लो एक चार्ज है, हमने एक चार्ज ले लिया, कहाँ ले लिया ये चार्ज, सी पॉइंट पे। ये चार्ज कितना है, ये चार्ज क्यू चार्ज है। तो ये क्यू चार्ज मूव होना स्टार्ट होगा, ये कहाँ जाएगा, बी की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये मूव हो रहा है तो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। पूरा एक ब्रेन मैपिंग करना पड़ता है कोई भी टॉपिक को समझने के लिए। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें कॉइल था, कॉइल के 3 साइड फिक्स थे, चौथा साइड स्लाइडिंग था, इनिशियल फ्लक्स था BLX। हमने जो स्लाइडिंग साइड है BC उसको बाहर की तरफ मूव किया विद वेलोसिटी v। फ्लक्स चेंज हुआ, द रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग इज डी फाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ले लो फाई का। तो डी डी टी ऑफ BLX, बी और एल कांस्टेंट है आउटसाइड, तो बी एल डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज v। लेकिन जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, और करंट होना मतलब चार्जेस का मूव होना। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज है Q जो C पॉइंट पे है, उसका मोशन स्टार्ट हुआ। लेकिन ये चार्ज जब मूव होगा टुवर्ड्स बी, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है। यू नो दैट whenever a charge moves in an external field it exerts a force on the charge which is given by q v bar cross b bar। तो इसको आप लिख सकते हो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90, क्यू 90 क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार। और as you can see just a minute, fine। तो एज यू कैन सी वी बार नीचे की तरफ है, और ये वी बार और इस वी बार को कंफ्यूज मत करना। ये जो वी है, मैं काम करता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ VQ, स्पीड ऑफ चार्ज। और वो जो V था वो स्पीड एट विच द साइड इज टेकन आउट। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, दैट इज द आइडिया, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। वैसे सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द आइडिया इज दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो ये याद रखो, V इज द स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड एंगल 90, व्हाट इज साइन 90, 1। तो F इक्वल टू क्यू वी बी, ये आ गया फोर्स। क्लियर यहाँ तक। कोई भी चार्ज अपने आप तो मूव होता नहीं है, उस पर करना पड़ता है वर्क। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आया, क्यू वी बी, डिस्प्लेसमेंट कितना है एल। फिर आपको पता है EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन कितना है क्यू वी बी एल अपॉन क्या, क्यू, कैंसिल एंड कैंसिल। तो E इक्वल टू वी बी एल, जो भी इक्वेशन नंबरों का हो। लेकिन VBL क्या था, VBL क्या है, डी फाइव बाई डी टी। तो E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। डन। सेकेंड अप्रोच से भी हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया। अब इसके बाद हमको देखना है रोटेशनल EMF। इस पे जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं, एंड एक्सपेक्ट CET में भी आएगा। अब तक ये सिलेबस में था नहीं स्टेट बोर्ड के रोटेशनल EMF, इसके लिए अब तक CET में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन दिस टाइम देयर आर चांसेस दे कैन आस्क यू। तो अगला टॉपिक है जिसको मैंने नोट्स में लिखा है रोटेशनल मोशन ऑफ अ बार। रोटेशनल मोशन ऑफ अ बार ऐसा लिखा है, लेकिन एक्चुअली टाइटल होना चाहिए रोटेशनल EMF। रोटेशनल EMF मतलब जब एक बार एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल मतलब विद द बार चेंजेस। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF होता है इंड्यूस्ड। यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, इसलिए इसको बोलेंगे रोटेशनल EMF। तो पहले तो बेसिक आइडिया समझ लो, एकदम सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। द आइडिया इज अगेन सेम। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, आपके केस में इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो व्हाट वी हैव इज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है
again the same which is going inside the plane of board, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है फिर? डिफरेंस यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन है। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इमेजिन वी हैव अ बार मैग्नेट, और सॉरी नॉट मैग्नेट, जस्ट अ बार। हमारे पास एक बार है, सम रॉड ऑफ अ मटेरियल, तो एक बार ही ले लेते हैं। तो वेट, थोड़ा क्रिटिकल केस है तो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे पास एक बार था, ऑफ कोर्स कंडक्टिंग मेटल का बार होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग हो नहीं सकता। और ये क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इस बार को हमने पिवोट करके रखा है। पिवोट करना मतलब कील ठोकना है। टोल्ड यू ऑल्सो पुट अ नेल, एक जगह पे इसको हमने फिक्स करके रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक आई डू नॉट हैव इट, या वी हैव इट हियर। सपोज ये वो एक बार है जिसको एक साइड पे तुमने फिक्स किया, दूसरे साइड को तुमने छोड़ दिया, तो क्या होगा? रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। तो जब ये रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द बार विल चेंज, एंड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द बार चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो थोड़ा अच्छे से समझ लो, मैं साथ में जो जो जरूरत है वो लिखने भी वाला हूँ, वी विल आल्सो राइट डाउन, लेकिन पहले समझना इंपॉर्टेंट है तो पहले पूरा समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये जो बार है, ऑफ कोर्स ये कंडक्टिंग मेटल का बार है, इसका टोटल लेंथ है एल। कितना है? एल। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ दिस बार। इमेजिन दिस बार टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। मतलब इसका जो टोटल लेंथ है ना, इमेजिन इमेजिन मेरे पास 100 सेंटीमीटर का बार था। इमेजिन मैंने 100 सेंटीमीटर के बार को एक एक सेंटीमीटर के 100 पीसेस में इमेजिन कर लिया। So we can imagine that 100 centimeter bar is made up of 100 segments each of length 1 centimeter. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम इमेजिन कर लेंगे कि ये जो है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dr। तो ये जो मैंने लेंथ लिया है, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट का लेंथ कितना है? dr है, राइट। तो मैं वापस बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान नहीं है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। हमारे पास हमारे पास एक बार है जिसका लेंथ कितना है? एल है। हमने क्या इमेजिन किया? हमने इमेजिन किया जो बार है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डी आर। कितना लेंथ बोला मैंने अभी इसका? हाँ, कैपिटल आर, आर माइनस आर। कितना बोला मैंने? स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हमेशा स्मॉल होता है डी आर। इमेजिन ये जो डी आर एलिमेंट है, इसका डिस्टेंस कहां से? पिवोट से। पिवोट कहां के करके रखा है? यहाँ पे। तो इसका जो डिस्टेंस है पिवोट से वो कितना है? आर है, स्मॉल आर है। तो दिस इज स्मॉल आर। हमारे पास एक बार था, लेंथ एल था, हमने इमेजिन किया बार इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डी आर। उसमें से एक एलिमेंट लिया डी आर लेंथ का। इमेजिन वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ डी आर। है तो बहुत सारे मतलब ये पूरा रॉड ही ऐसा बना हुआ है, इस पूरे रॉड में ऐसा है, सारे के सारे एलिमेंट्स है। उसमें से मैंने एक ही एलिमेंट कंसिडर किया, वो कितने डिस्टेंस पे किया? आर डिस्टेंस। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा हम लोग इसके लिए करते हैं, जब ये रॉड रोटेट होगा, बाहर रोटेट होगा, तो पूरे बार में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं पहले एक सिंगल एलिमेंट का इंड्यूस ईएमएफ निकाल लूं, तो टोटल बार में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये निकालना इजी है। कैसे करते हो? इंटीग्रेशन। सो दैट इज द आइडिया। जब आप एक साथ नहीं कर पाते हो तो फिर आप क्या करते हो? पीसेस में करते हो। तो इसलिए हमने बार को स्मॉल स्मॉल पीस में, एलिमेंट्स में इमेजिन कर लिया, हर एक एलिमेंट का सेम लेंथ रखा डी आर। उसमें से फिलहाल हम एक ही पीस, एक ही लेंथ एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं जिसका लेंथ है डी आर, उसका डिस्टेंस कितना है? आर। कहां से? पिवोट से। तो जब ये बाहर रोटेट होगा तो ये जो पीस है
एलिमेंट है डी आर, ये भी रोटेट होगा, मतलब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा फील्ड के अंदर। तो फ्लक्स लिंक विथ दिस एलिमेंट विल चेंज, और अगर फ्लक्स लिंक चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ का तो हमने लिख के रखा है ना, लिखा था क्या, बीवीएल, सही है, बीवीएल सही है। लेकिन यहाँ पे लेंथ हमने क्या लिया है, स्मॉल लेंथ, कितना लिया है, डी आर। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, डीई। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्मॉल एलिमेंट। तो ये सिंगल एलिमेंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मैंने अभी बोला ये रॉड तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन एलिमेंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वी क्या होता है, आर ओमेगा, डब्ल्यू नहीं, आर ओमेगा होता है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो अगर एक एलिमेंट के लिए इंड्यूस ईएमएफ बी आर ओमेगा डी आर है, तो बाकी सब के लिए भी यही है। तो टोटल ईएमएफ अगर निकालना है, तो टोटल ईएमएफ कैन बी इंटीग्रेशन, कहां से, रॉड के बार के जीरो लेंथ से बार के पूरे लेंथ तक। क्यों ऐसा, क्योंकि क्योंकि मैंने अभी बोला आपको, वी आर इमेजिनिंग दैट द बार इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बार का लेंथ कहां से स्टार्ट होता है, पिवोट से, 0 पॉइंट से, और कितना लेंथ है, एल। तो 0 से एल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए, टोटल ईएमएफ चाहिए। कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन इस पे डीई, कहां से कहां तक, 0 से एल तक। व्हाट इज डीई, बी आर ओमेगा बी आर। और ये जो बार था, इट वाज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट। तो बी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आर डी आर फ्रॉम 0 टू एल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, तो E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू एल। Therefore, EMF E equal to BV upper limit minus lower limit. ये आ गया rotational EMF. This is the EMF which is produced due to rotation of a conductor in an external uniform magnetic field. इसमें जेई नीट में क्वेश्चन आया है। साइकिल का स्पोक होता है ना, स्पोक्स। तो बोला है the wheel of a cycle is rotating in Earth's horizontal magnetic field. It has spoke of length 10 centimeter. What is the induced EMF between the center of the wheel and the rim of the wheel? Rotational motion, B omega L square by 2. This is how you are supposed to find out what is EMF induced. तो सिंपल है, मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे अब। तो वी विल स्टार्ट विथ, और याद रखना मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आपको फिजिक्स सिंपल करना है तो उसके लिए एक ही मेथड है, अंडरस्टैंड, डू नॉट मेमोराइज। डायग्राम से स्टार्ट करना, क्योंकि डायग्राम गिव्स यू रफ आइडिया अबाउट व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन। हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है व्हिच इज गोइंग इनसाइड, उसमें उसमें हमारे पास एक बार है, बार का लेंथ कितना है, एल है, और ये क्या कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फिर हमने बार को इमेजिन किया टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डी आर। उसमें से एक लेंथ एलिमेंट डी आर ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कहां से, पिवोट से। सो कंसिडर अ बार ऑफ लेंथ एल rotating in an external uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैं बोल देता हूँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आई एम लेजी, मुझे लिखना नहीं है। गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो तुमको समझ में आता है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन ये जो बार है, इट कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ large number of small length elements. So we can imagine
the bar to be made up of large number of large number of small length elements each of length dr. Consider one such element at distance small r from the pivot. So when the bar rotates, जब बार रोटेट होगा तो इसमें भी, इस एलिमेंट में भी EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन. मैं डायरेक्ट लिखूंगा, the EMF induced in this element is the EMF induced in this element due to rotation of bar is EMF इंड्यूस था BVL BV इंटू लेंथ, लेकिन लेंथ किसका कितना है, क्योंकि लेंथ स्मॉल है तो EMF इंड्यूस कितना है, स्मॉल है, तो BV dr. इक्वेशन नंबर 1. Therefore total EMF induced in the bar can be obtained by integration क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बार था, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सच एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to length L, can be obtained by integration as E equal to integration DE from 0 to L. तो E equal to integration from 0 to L DE है BV dr, but V equal to R omega, therefore E equal to integration 0 to L BR omega dr. तो यहां से जो कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा R dr का, लेकिन R का इंटीग्रेशन होता है R²/2 फ्रॉम 0 to L, therefore E equal to B omega L²/2. ये आ गया आपके पास EMF induced due to rotational EMF. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो लेट अस गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक. अगला है AC जनरेटर, लेकिन वो मैं बाद में लूंगा क्योंकि वो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले ही लगने वाला है, तो फिर सिक्वेंशियली आपके बुक में वो बीच में दे दिया, तो मैंने नोट्स में भी बीच में रखा है, लेकिन हम लोग बाद में करेंगे. उसके बाद देखेंगे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगेन सिंपल टॉपिक, अगेन जो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर देखा था, ट्रांसलेशनल EMF देखा था, उसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, आधा डेरिवेशन वैसा का वैसा है जो हमने देखा था ना, ट्रांसलेशनल EMF इक्वेशन नंबर 2 तक. वापस से इक्वेशन 2 तक सेम स्टोरी है. एक कॉइल है जिसका थोड़ा सा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, बाकी पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. फ्लक्स लिंक्ड इज BLX. फिर तुम कॉइल को बाहर निकालोगे, फ्लक्स चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है BLV, d∅dt इज BLV. तो वहां तक स्टोरी सेम है, उसके आगे थोड़ा सा चेंज होगा. तो पहले तो टाइटल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है हमको, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. तो जब मैं डिराइव करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, एंड हियर आई विल अवॉइड राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 बार कर चुके हैं. वापस से हम थ्योरी लिखने में तो टाइम नहीं डालेंगे, जहां रिक्वायर्ड है उतना लिख दूंगा. इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. देखो फिर वही कहानी वही है, वहीं से शुरू होती है. कंसीडर एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड. तो हमारे पास यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड. और हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है
और ये कॉइल पार्शियली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड पार्शियली आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो पहला हमारा अप्रोच था वो वाला अप्रोच यूज करना है। और दैट इज द रीजन कि मैंने आपको पहले वो बता दिया कि टेक्स्ट बुक में नहीं था, बट यू शुड नो दिस। ये साइड P है, ये साइड Q है, ये साइड यहाँ पे R है लेट अस से, और ये साइड ये S है, मतलब वर्टाइसेस PQR और S है। PQ का साइड लेंथ है L, और QR का जितना लेंथ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको बोलेंगे X, इसको बोल देंगे X। यहाँ तक क्लियर? यस नो यस? और फिर वही पहले तो बोल दिया हमने, कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। Imagine a coil PQRS partially inside magnetic field and partially outside magnetic field. Let length of side PQ be L. Let length of side QR, which is inside the magnetic field, be X. Therefore, initial flux is given by, initial flux is phi equal to B bar dot A bar, which is equal to BA cos थीटा, लेकिन यहाँ पे से एंगल क्या है, 0 है, तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए है LX, तो BLX ये आ गया फ्लक्स BLX यहाँ तक, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 तो ये तो आपको पता ही है, दिस इज व्हाट यू नो ऑलरेडी। इसके बाद भी आपको पता है, इसके बाद आप डो नॉट बी हरी, डी फाई बाई डी टी कब, जब आप कॉइल को बाहर निकालोगे तब, क्योंकि इंडक्शन कब होगा, जब कॉइल बाहर निकलेगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तब होगा। तो पहले तो कॉइल को बाहर निकालना पड़ेगा। सो लेट अस मूव दिस कॉइल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। Since the coil is moved outside, hence flux linked with the coil changes, and the rate at which the flux changes is d phi by dt। ये आ जाएगा d dt of BLX is equal to BL dx by dt. Here it is v, therefore d phi by dt equal to BLV। इक्वेशन नंबर यहां तक सेम स्टोरी। अब इसके बाद आप बोलोगे since the flux linked with the coil changes, hence an EMF is induced in the coil which is given by। देखो पहले बार जब हमने सब किया था तब हमको लेंज लॉ प्रूव करना था, इसलिए हमने एक्चुअली E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी डिराइव किया। सेकेंड अप्रोच में भी हमको लेंज लॉ मतलब सेकेंड लॉ प्रूव करना था, तो हमने सारे स्टेप परफॉर्म करके हमने E इक्वल टू डी फाई बाई डी प्रूव किया। यहाँ पे हमारा एम लेंज लॉ प्रूव करने का नहीं है, हमको यहाँ पे मान के चलना है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाई डी। इसके आगे चेंज होगा। आई रिपीट अगेन, जब आप ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर ये टॉपिक पढ़ते हो, मतलब ट्रांसलेशनल ईएमएफ ये टॉपिक पढ़ते हो, उस केस में हमारा टास्क था लेंज लॉ डिराइव करना, प्रूव करना, और हमारा टास्क ये था कि हमको वहां पे फैराडे सेकेंड लॉ भी प्रूव करना है। यहाँ पे हमारा वो टास्क नहीं है, हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, तो हम बार बार वो करते नहीं रहेंगे। सिर्फ इनिशियल आपको आइडिया देना पड़ता है कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल है, कॉइल को बाहर निकाल रहे हो, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, डी फाई बाई डी टी। और अगर फ्लक्स चेंज डी फाई बाई डी टी है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो इसके आगे आई विल राइट डाउन लिटिल बिट ऑफ थ्योरी। सो therefore the induced EMF is given by, induced EMF क्या होता है, mod of d phi by dt which is equal to BLV। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया E इक्वल टू BLV, इक्वेशन नंबर 3, बाद में यूज कर लेंगे इसको। कहीं तो एनर्जी ट्रांसफर लिखा है, एनर्जी ट्रांसफर ऐसा जब सुनाई आए तो एनर्जी मतलब वर्क का तुमको फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो वर्क तक तो जाएंगे, वर्क तो डिराइव करेंगे,
एक्चुअली इंड्यूस होता है करंट, हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस हो गया ईएमएफ, क्योंकि बिना ईएमएफ के करंट होता नहीं है, तो इंड्यूस कौन हुआ, कौन हुआ, करंट हुआ। हमने किसका इक्वेशन फाइंड किया, ईएमएफ। तो ऑल्सो अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, a current is induced in the coil which is given by, तो पूरा लिंक है, हाँ पूरा लिंक है। कॉइल को बाहर निकाला, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ। हमने ईएमएफ के इक्वेशन तक डिराइव कर लिया, अब हमको करंट का इक्वेशन चाहिए। व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, वी की जगह पे हम बोलेंगे E, तो E इक्वल टू आई आर, तो व्हाट इज I, E by R. Also a current is induced in the coil which is given by I equal to E by R, where what is this R, किसका रेजिस्टेंस, कॉइल का, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे कॉइल को ऐसा दिखा सकते हो, कैसा दिखा सकते हो, ये कॉइल कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, तो हमारे पास एक कंडक्टर है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो व्हाट यू कैन शो इज, आप ऐसा शो कर सकते हो इसको। तो अल्टरनेट डायग्राम अगर आपको दिखाना होगा तो यू कैन शो अल्टरनेट डायग्राम आल्सो। सिर्फ अल्टरनेट डायग्राम में आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शो करोगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें उसमें सिर्फ एक कॉइल शो करोगे, दिस इज द कॉइल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और कॉइल किस मेटल्स का होता है, कंडक्टर का, तो कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे क्या शो करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और इसमें क्या इंड्यूस हो गया, करंट, क्यों हुआ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ऐसा भी एक साइड में डायग्राम दिया हुआ है आपको, उसमें सिर्फ एक कॉइल दिखाया है, करंट दिखाया है, ईएमएफ दिखाया है और रेजिस्टेंस दिखाया है वही, यही कॉइल है, सेम कॉइल। सिर्फ दिस टाइम आई एम शोइंग रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने वहां पे रेजिस्टेंस यूज किया, क्योंकि मुझे वहां पे करंट डिफाइन करना था, करंट होता है E by R, व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो देयरफॉर I इक्वल टू E by R, E क्या है, BLV by R हो गया ना, E इज BLV, तो BLV by R हो गया, इक्वेशन नंबर 4। इसको बाद में यूज करेंगे, अब वी विल यूज दिस लेटर, फिलहाल सिर्फ इक्वेशन डिराइव करके रख दिया। तो अब तक हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया था गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, उसमें एक कॉइल लिया था, इनिशियल फ्लक्स था BLX, कॉइल को बाहर मूव किया विद वेलोसिटी v, फ्लक्स चेंज हुआ d phi by dt, दैट इज इक्वल टू BLV बराबर, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन लिख लिया d phi by dt का मॉड, तो BLV आ गया। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट इंड्यूस हुआ मतलब E by R, तो करंट के इक्वेशन तक आ गए। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अब मुझे कॉइल को बाहर डिस्प्लेस करना ही है, आई वांट टू डिस्प्लेस द कॉइल आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तुमको पता है तब क्या होता है, तब क्या होता है पता है, फोर्सेस एक्ट होते हैं, क्योंकि इन दिस केस दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फोर्स एक्ट होता है ऊपर की तरफ जिसको हमने बोला था F1, एक होता है नीचे की तरफ जिसको हमने बोला था F2, फिर हमने बोला था कि ये F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट वो हो जाएंगे कैंसल। अगर कुछ कैंसल नहीं होगा तो वो होगा F, तो F कैंसल नहीं होगा, F1 F2 हो गए कैंसल। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द कॉइल is given by force into displacement. But what is force? What is force? F1 F2 तो कैंसिल हो गया, बचा कौन, F. What is force? What is the force formula that we have derived in the last session? Bill sin theta. तुम इतना भूलोगे तो कैसे चलेगा, तो याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो लिंक लगेगी ही नहीं कि करना क्या है। बेसिक से याद नहीं तो कैसे तुम इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो चलो ठीक है, आई हेल्प यू आउट विद दिस ऑल्सो। हमको क्या करना है, कॉइल को बाहर मूव करना है, बाहर मूव करना है बराबर। तो वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ है, तुमको कॉइल को बाहर डिस्प्लेस करना है। फोर्स को अपोजिट डिस्प्लेसमेंट अगर करना होता है तो वर्क डन होता ही है। सो वर्क डन
इन मूविंग, मैं थोड़ा सा नोट्स का फ्लो और इसका फ्लो अलग से रख रहा हूँ, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ एक दो स्टेप आगे पीछे कर रहा हूँ जानबूझ के। वर्क डन इन मूविंग द कॉइल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, outside the magnetic field is, what is work done, बताओ। वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं सम इक्वेशन नंबर 5, बाद में काम लगाएंगे इसका, फिलहाल तो ऐसा रहने दो। गुड। अब तुम पहले फोर्स फाइंड करने कर लो, तुमको डायरेक्टली पावर की बात करें तो पावर की बात कर लो। व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज गिवन बाय, ये कौन सा पावर है पता है? ये मैकेनिकल पावर है, क्योंकि तुम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो कॉइल को बाहर निकालने में। पावर अलग अलग टाइप के होते हैं, मैकेनिकल पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर भी होता है, बराबर। तो हम यहाँ पे कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं तो हम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, तो पावर कौन सा है? मैकेनिकल पावर है। मैकेनिकल पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज मैकेनिकल पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। बट व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी। तो पावर क्या आ गया? पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, इनटू वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हॉलीवुड की मूवी जैसा है डेरिवेशन। तुमको आखिरी में समझ में आएगा कि एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या, एनर्जी ट्रांसफर लिखा क्यों, आखिरी में लास्ट स्टेप में समझ में आता है तुमको ये। फिलहाल कुछ नहीं समझ में आएगा, करते रहो सॉल्व, आखिरी में बताऊंगा कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर क्यों लिखा। तो व्हाट इज पावर? फोर्स इनटू, अभी तुम फोर्स फाइंड करो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। फोर्स फाइंड कर लो। फोर्स इज बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। फोर्स किस पे लग रहा है? एक ही साइड पे फोर्स लग रहा है, बाकी तो कैंसिल हो गया। तो फोर्स ऑन दिस साइड पी क्यू इज बी आई एल साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, एंगल है 90, साइन 90 है 1। तो फोर्स क्या आ गया? बी आई एल, बिल। तो फोर्स मिल गया हमको बिल, और इस बिल का आई हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, ये देखो वी एल वी बाय आर। तो बी और आई क्या है? बी एल वी बाय आर, और ये है एल। तो फोर्स हमको मिल गया यहां से, क्या मिल गया? फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये मिल गया फोर्स। क्लियर? तो व्हाट इज पावर? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी तो लिखा ना तुमने, फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखा कि नहीं? यस। तो फोर्स क्या आया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और इंटू वी, मतलब क्या आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये आ गया पावर। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। हर एक सेकंड में कितना वर्क हो रहा है उसको क्या बोलते हो? पावर। मतलब कि एक सेकंड में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रहा है कॉइल को बाहर निकालने में, दैट इज पावर इन दिस केस। यहाँ तक क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर कुछ बोल के रख देते हैं साइड में। अब सीधा आउट ऑफ द टॉपिक बात करते हैं। अब फिलहाल इसको सब छोड़ दो साइड में। व्हाट इज पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तीन इक्वेशन मैंने बताए थे आपको। आई आर नहीं होता है, ई आई बोलते तो मैं सुन लेता, आई आर नहीं होता है। ई स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और आपको पता है ये जो पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, पता है क्या होता है? ये होता है हीट जनरेटेड। क्या होता है पता है? ये हीट जनरेटेड। सुना है आई स्क्वायर आर लॉस का नाम, सुना है कभी?
आई स्क्वायर आर सुना है कभी? जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे करंट को ट्रांसमिट करते हो तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है, उसको बोलते हो आई स्क्वायर आर लॉस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितने दूर तक तुमको करंट को पास करना है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। रेजिस्टेंस आया कहाँ से? कंडक्टर के अंदर आयॉन्स थे जो वाइब्रेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हीट होगा। और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम वायर का लेंथ लोगे उतना ही ज्यादा आयॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होंगे, इलेक्ट्रॉन आयन से कोलाइड होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आयन के साथ कोलाइड होता है उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन, उतना ज्यादा हीट। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये याद रखना। ये तुमको फिट करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लॉस, उतना ज्यादा हीट जनरेट हुआ। उस लॉस को क्या बोलते हो? आई स्क्वायर आर लॉस। और वही इलेक्ट्रिक पावर भी होता है, इज आई स्क्वायर आर। लेकिन आई का तो तुमने इक्वेशन डिराइव किया ना, क्या है? बी एल वी अपॉन आर, और ये क्या है? आर है। हाँ ऑफकोर्स स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ही नहीं निकलेगा। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय इंटू एक आर। तो P इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, देखो ये हीट जनरेट का इक्वेशन क्या आया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। और यहाँ पे मैकेनिकल पावर का क्या आया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, दोनों सेम आए। यस, ना मैंने हॉलीवुड मूवी जैसा है, आखिरी में सब सस्पेंस खुलता है। हमने मैकेनिकल वर्क लगाया था, मैकेनिकल फोर्स लगाया ना, उसने क्या किया? वर्क किया। एक सेकंड में कितना वर्क हुआ? दैट इज पावर, बराबर। आपको पता है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुमने जो मैकेनिकल वर्क किया कॉइल को बाहर निकालने में, कहाँ गया वो? उसने हीट जनरेट किया, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर लिखा है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी। तो जो भी तुम वर्क करोगे इन मूविंग द कॉइल आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट। और इंडक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि इंडक्शन हुआ, आपने जब कॉइल को बाहर निकाला फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इंडक्शन तो हुआ। इंडक्शन होने के साथ साथ जो हमने मैकेनिकल वर्क किया था वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया है? हीट में कन्वर्ट हुआ है, इसके लिए उसको बोला है एनर्जी ट्रांसफर। तो थोड़ा सा वो लिखने का तरीका आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में कंफ्यूजिंग है, बताते ही नहीं है कि मैं इसको एनर्जी ट्रांसफर क्यों बोल रहा हूँ, और क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। तो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है इसको रिकलेक्ट करो, सिक्वेंशली रिकलेक्ट करो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा पहली बार पढ़ने के बाद कंफ्यूजन होता है, दैट इज ऑब्वियस थिंग, होता है, होता रहेगा। तो जस्ट वेरी क्विकली वी विल रिवाइज दिस। और रिमेंबर, आधा तो वही है ट्रांसलेशनल मोशन, आधा तो वही है, सिर्फ उसके आगे चीजें चेंज होगी। हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है? गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसमें हमारे पास क्या है? एक कॉइल है। कॉइल कैसा है? आधा फील्ड के अंदर है, आधा फील्ड के बाहर है। आधा मतलब अ पार्ट ऑफ इट इज आउटसाइड, नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट बट अ पार्ट ऑफ इट। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने हमने इसको नाम दे दिया था और इस साइड को बोल दिया था एल। और जितना भी पार्ट क्यू आर साइड का फील्ड के अंदर है इसको बोल दिया था एक्स। इनिशियल फ्लक्स हमको मिल गया था बी एल एक्स। उसके बाद जब आप इसको बाहर निकालते हो विद वेलोसिटी v, फ्लक्स चेंज होता है डी फाई बाई डी टी, और ये हमको मिल गया था बी एल वी। यहां तक क्लियर? अब क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो यही आ गया ईएमएफ इंड्यूस डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू बी एल वी। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हो गया। अब हमको चाहिए करंट का इक्वेशन, तो आई इक्वल टू ई बाय आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये आ गया बी एल वी बाय आर, ये आ गया करंट का इक्वेशन। ये अलग, मुझे फिर भी इस कॉइल को बाहर मूव करना है, बाहर डिस्प्लेस करना है, तो क्या होगा? वर्क होगा। तो वर्क डन का इक्वेशन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एक्स। द रेट एट विच वर्क इज डन इज नोन एज पावर। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज
वेलोसिटी, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेकिन फोर्स F1 F2, ये फोर्स ऊपर के साइड का और ये फोर्स नीचे के साइड का हो गया कैंसल। एक ही फोर्स है जो कैंसल नहीं हुआ, वो है F। ये फोर्स होता है BIL साइन थीटा, लेकिन थीटा है 90, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है फिर अंदर जा रहा है तो 90 है। तो फोर्स आ जाएगा BIL, इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे तो पावर मिल जाएगा। या तो फिर अभी आपके ऊपर है, स्टेप्स आप खुद सोचो। फोर्स इक्वल टू BIL, लेकिन आई तो तुमने फाइंड करके रखा है ना, BLV/R। तो BLV/R और इंटू इंटू L इंटू L, BIL तो इंटू L, तो फोर्स आ जाएगा B²L² V/R, ये आ गया फोर्स। तो पावर आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब B²L² V/R इंटू V, मतलब V²। तो B²L² V², दिस इज द मैकेनिकल पावर, मतलब द रेट एट विच मैकेनिकल वर्क इज डन। हर सेकेंड में कॉइल को बाहर निकालने में कितना वर्क डन हो रहा है। मैकेनिकल मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, मैकेनिक्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फिर क्वेश्चन तो ये आया है, तुमने पावर तो फाइंड कर लिया, गया किधर ये पावर, किधर गया। तो फिर हम सोच रहे थे किधर गया किधर गया, फिर हमको लगा कि अरे लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर तो होता है I²R, लेकिन आई तो मैंने फाइंड किया है BLV/R, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा R, तो B²L² V²/R² इंटू R कैंसल, तो B²L² V²/R। ये इलेक्ट्रिक पावर है जो हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब हमने जो मैकेनिकल वर्क किया पर यूनिट टाइम वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, तो इट जनरेट्स हीट इन द सर्किट। क्लियर यहाँ तक। अब अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, एक्सट्रीमली सिंपल, वो ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, सिंपल है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो तो सब सिंपल है, कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो सब कुछ डिफिकल्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज वाई मैं ये दोनों चैप्टर को आखिरी में रखता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है और दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। मैं तो पहले इसको सेल्फ इंडक्शन लिखूंगा, इंडक्टेंस बाद में देखेंगे। सेल्फ इंडक्शन, अभी आप ही मुझे बताओगे क्या होता है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास एक सोर्स है ईएमएफ का, बैटरी है, मैंने शायद डीसी दिखाया है, डीसी है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है, एक की है, और यहाँ पे एक कॉइल है। तो यू हैव अ बैटरी हियर, प्लस माइनस यहाँ पे की है, और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ है ई, ये इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। जो तुम बैटरी लेके आए तो लिखा होता 10 वोल्ट 15 वोल्ट, ये वो ईएमएफ है, ये इंड्यूस नहीं है। इंड्यूस होगा नहीं होगा वो बाद में देखते हैं, पहले तुम इस पे ध्यान दो। जब तक की ओपन है करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। और जो बैटरी मैंने लगाई यहाँ पे, मान लो इसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी 10 एम्पियर, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम करंट ये कितना दे सकता है, 10 एम्पियर। उसको मैं डिनोट कर दूंगा आई नॉट से। तो आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट, पीक करंट, सही है। अब इमेजिन इमेजिन मैंने की को कर दिया, तुम जब की को क्लोज करते हो तो करंट सर्किट से फ्लो होता है, करंट सर्किट से मतलब करंट कॉइल से भी फ्लो होता है, और जब एक कॉइल करंट कैरी करता है तो वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसने खुद का फील्ड जनरेट कर लिया, मतलब आपको पता होगा करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, पता है ना, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। थोड़ा सा मेरे को इसको थोड़ा जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं फील्ड ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इधर। ओके, मोर और लेस अब समझ लेना ऐसा है। हम्म? तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और आपको ये पता है कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब उसका एक साइड नॉर्थ पोल है एक साइड साउथ पोल है, ऐसा।
डू नॉट बी लाइक अ मास्टर एंड स्लेव, समवन इज टेलिंग यू टू डू समथिंग, डू नॉट डू इट, बिल्कुल नहीं करना, अपना अपना ध्यान देना है यहाँ पे। कुछ लोगों को आदत होती है, कोई हाँ, जेब तो कुछ रहा नहीं, कुछ तो करेंगे ना क्लास में बैठ के, वो यही काम करते हैं, फैन का स्पीड कम कर, बड़ा वही काम है। तो बराबर। तो अब आप पहले तो ये सोचो कि ये जो फ्लक्स किसने जनरेट किया, खुद कॉइल ने जनरेट किया जब उसमें से करंट पास हुआ। सही है। करंट जब पास होगा तब, जब की को हमने क्लोज किया तब। सपोज सपोज मैंने की को पहले ओपन रखा था, मैंने आपको अभी बताया मैक्सिमम करंट कैपेसिटी कितना है, 10 एम्पियर, इसको क्या बोला है, I0। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने की लगाया और एकदम से करंट डायरेक्ट 10 एम्पियर हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। करंट धीरे धीरे बढ़ने का मतलब ये होता है करंट की वैल्यू चेंज होना। करंट की वैल्यू चेंज होना का मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, क्योंकि इस कॉइल में से जब करंट की वैल्यू बढ़ रही थी तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लक्स बनने लगा था। जैसे करंट की वैल्यू और बढ़ेगी तो फ्लक्स और बढ़ेगा, तो फ्लक्स और बढ़ेगा, बराबर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम क्लास खत्म करने के टाइम पे है, हाँ, तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है। मतलब ये कि जिस कॉइल ने इसको प्रोड्यूस किया था, इस फ्लक्स को जिस कॉइल ने प्रोड्यूस किया वो खुद उस कॉइल के साथ लिंक्ड है, क्योंकि दूसरा कोई कॉइल दिख रहा है तुमको आसपास में। हमने जब ये EMI चैप्टर स्टार्ट किया था तब 2 कॉइल लिए थे, या एक मैग्नेट था एक कॉइल था। इधर एक ही कॉइल है, दूसरा कॉइल ना दिखाया है ना दूसरा मैग्नेट दिखाया है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, द मोमेंट आई क्लोज दिस की, जैसे ही की क्लोज हुआ, करंट 0 से पीक वैल्यू तक जाने लगा, बढ़ने लगा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ लिंक्ड है। मतलब जो भी फ्लक्स कॉइल प्रोड्यूस करेगा उसका फ्लक्स खुद के साथ ही लिंक्ड है। तो हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, मतलब EMF इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, या फिर करंट इंड्यूस होता है, जो भी आप बोलो। यहाँ तक क्लियर, यस, पक्का पक्का। तो यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और ये जो करंट इंड्यूस होगा या EMF इंड्यूस होगा, ये ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये ना तक। तो ये जो फेनामेना है, द फेनामेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल में करंट चेंज हुआ, उसी का फ्लक्स उसी के साथ लिंक था, उसी चेंजिंग फ्लक्स ने उसी में करंट इंड्यूस कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। अब तक हम क्या बोल रहे थे कि प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे और इंड्यूस किस में होगा, सेकेंडरी में। यहाँ पे एक ही कॉइल है, उसी कॉइल में करंट चेंज हुआ, उसी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसी में करंट इंड्यूस हो गया। इसको बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in a coil due to change in the current in the same coil is known as self induction। ज्यादा क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। तो अब इसके आगे का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।